हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम एक बहुत ही अच्छे से नए से ढंग में एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर कैसे कोई मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ये मेरा मेन एजेंडा रहेगा। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951। आप सबको पता है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी फेवरेट टॉपिक रहता है ये यूपीएससी वालों का। तो लेट अस सी कि इस टॉपिक में हम कैसे कैसे डिस्कशंस करते हैं। देखो, मेरी बात समझो बच्चे। कोई भी आपके पास एक्ट वगैरह हो जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही होता है जनरली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं वगैरह वगैरह। तो उस एक्ट के ऊपर बेटा क्वेश्चन कैसे आ सकता है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको उस एक्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन तैयार करनी होती है थोड़ी बहुत, फिर कैसे बॉडी तैयार करनी है, कैसे कंक्लूजन लिख सकते हैं आप, ये आप सब इस छोटी सी वीडियो में देख लेंगे। मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्टरी लाइन बेटा किसी भी एक्ट की कुछ ऐसी हो सकती है कि उस एक्ट को बनाने की जो पावर है बेसिकली वो कैसे आ रही है पार्लियामेंट के पास। मेरी बात समझो बेटा, आर्टिकल 327 बेटा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को। बेटा बहुत ध्यान से समझना है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है किस चीज के लिए बेटा? किस चीज के लिए? कि आपको एमपीज के इलेक्शन कराने हैं, एमएलए के इलेक्शन कराने हैं। तो उन इलेक्शंस को कैसे करवाना है, इस चीज का डिसीजन बेटा बेसिकली हमारे पार्लियामेंट ले सकता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एमपीज और एमएलए के इलेक्शंस के लिए बेसिकली पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि भैया तुम आर्टिकल 327 के तहत अपने सिस्टम्स क्रिएट कर लो। सिस्टम यानी कि क्या होता है बेटा? सिस्टम में बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे कि प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कैसे करनी है। सबसे पहला तो यही है कि इलेक्टोरल रोल जो है, प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे करनी है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे करनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। प्लस माइनसेस कैसे करने हैं, किसी आदमी को इलेक्टोरल रोल में से हटाना है, किसी को ऐड करना है, वगैरह वगैरह, वो कैसे करना है। ये सब चीजें करने की पावर बेसिकली पार्लियामेंट के पास है इस आर्टिकल के तहत। और पार्लियामेंट कोई भी काम बेटा, मैं आपको एक बात आज क्लैरिफाई कर देता हूँ, पूरा अच्छे से समझ लो। पार्लियामेंट कोई भी काम बाय एन ऑर्डर नहीं कर सकती। पार्लियामेंट हैज नो पावर टू पास एनी ऑर्डर। ऑर्डर सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकता है, दैट इज मंत्री, ठीक है। और मंत्री लेजिस्लेचर नहीं होते हैं, मंत्री एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो पार्लियामेंट कोई भी काम कैसे करेगा बेटा? लॉ बना करके। तो पार्लियामेंट ने ये सारे काम करने के लिए बेटा ये लॉ बनाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1951। अब ठीक है भैया, एक्ट तो तुमने बना लिए, तो ये देखो बेटा बहुत अच्छा ना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है कि किसी भी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन आएगा किसी एक्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा। लेकिन किसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन जो भी आएगा, हमें उसकी इंट्रोडक्शन में इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो किस चीज की पावर देता है, किस चीज की पावर देता है, किसको देता है। और अगर आपको आर्टिकल नंबर भी याद रहे तो बहुत ही बेस्ट बात है बेटा। 327 बहुत ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, याद रखना, रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटा आर्टिकल्स के बारे में जब आप बॉडी लिखेंगे, कोई बॉडी लिखते हैं, तो आपको उसमें अगर अमेंडमेंट्स पता है ना, अमेंडमेंट्स पता है, तो भैया आपने चार चांद लगा दिए हैं। अमेंडमेंट्स तो बहुत होती हैं, इस एक्ट में भी बहुत हुई हैं, लेकिन कुछ एक दो मेजर अमेंडमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि नंबर 1 1966 की, बेटा 1966 की इस एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51 में अमेंडमेंट्स हुई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं। 1966 में क्या अमेंडमेंट हुई है बेटा? कि आपने ट्राइब्यूनल्स जो थे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो थे, वो खत्म कर दिए। अब आपने क्या कह दिया कि अगर इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ, अगर होता है कोई, तो भैया वो हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो बेटा यहां पर आप एक बात को समझें, बड़े चालाक हैं हमारे पॉलिटिशियंस, उन्होंने क्या किया, अपने आप को ही यहाँ बचाने की कोशिश की है, अपने आप को ही यहाँ बचाने की कोशिश की है। क्योंकि ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज बेटा वेरी फास्ट इन रिजॉल्विंग सम डिस्प्यूट्स, फास्ट होते हैं बहुत ज्यादा रिजॉल्व करने में किसी डिस्प्यूट को। तो उधर जब जाते थे इलेक्शन डिस्प्यूट, कोई इलेक्शन हुआ, कोई बंदा जीत गया, ट्राइब्यूनल में चला गया, ट्राइब्यूनल ने डिसीजन सुना दिया कुछ महीनों बाद या कुछ एक साल बाद। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जानबूझ के अपने उस एक्ट में अमेंडमेंट करवा दी 1966 में, और कहा कि भैया हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट में बेटा 36,000 केस और लगे हुए हैं,
चोरी का, डकैती का, कत्ल का, ये का, वो का, 1000 केस और लगे हुए हैं, और उसकी पंक्ति में आपका इलेक्शन का केस भी लगा हुआ है। तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी देर में बंदा अपनी टर्म पूरी करेगा, एंजॉय करेगा, बात खत्म कर देगा, और उसके बाद भी अगर फैसला आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, फिर वहां लटकता रहेगा। तो इस तरीके से बेटा ये एक गली क्रिएट की गई है। बट ठीक है, हमें अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स को खत्म किया और इलेक्शन डिस्प्यूट्स को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले दे दिया गया। उसके बाद बेटा अमेंडमेंट की गई है कि 2013 में, 2013 के अमेंडमेंट को बेटा आप ऐसे याद रखा करो कि सोनिया गांधी ने जाते जाते फटाफट अमेंडमेंट करवाई। बेटा ये क्या अमेंडमेंट है? अब देखो, आप सबको पता है कि भैया आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस जेल काट के आए होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई बंदा कस्टडी में है, अगर कोई बंदा कस्टडी में, ध्यान से समझना, अगर कोई बंदा कस्टडी में है या कोई बंदा जेल में है, कोई बंदा प्रॉपरली जेल में ही है, कस्टडी एक अलग चीज है, जेल में होना एक अलग चीज है। अगर कोई बंदा पकड़ा गया है और इवन की वो वोट डालने का भी अधिकारी नहीं है अब, क्योंकि वो जेल में है वगैरह वगैरह, कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिसमें आपको वोट पाने का अधिकार नहीं रहता। तो 13 की अमेंडमेंट ये बोलती है कि अगर कोई बंदा कस्टडी या जेल में है और उसको वोट डालने का अधिकार भी नहीं है, इवन देन अगर उसका इलेक्टोरल रोल में नाम है, अगर उसका इलेक्टोरल रोल में नाम है, तो बच्चे वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। बेटा आप सबको दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं, जुर्मियों को पावर में आने का एक रास्ता प्रदान कर रहे हैं। भाई अगर कोई बंदा जेल में है तो क्या, क्यों उसको ऐसे इलेक्शन में खड़े होने की आप बात कर रहे हैं? वोट डालने का अधिकार नहीं है, हाँ वोट लेने का अधिकार है, मतलब कुछ भी। पर चलो ठीक है, इट्स ओके। बेटा इसी 2013 में एक और अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट वाज दिस कि इलेक्टोरल रोल में अगर नाम है तो वो कर सकते हैं। दूसरी अमेंडमेंट क्या थी बेटा? दूसरी अमेंडमेंट क्या थी कि अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है, अगर कोई ऐसा, बेसिकली कुछ ग्राउंड्स बेटा अमेंड किए गए थे, जिन ग्राउंड्स के ऊपर किसी पॉलिटिशियन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अगर अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है अगर वो किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो गया है। ऑफेंस में कन्विक्टेड हो गया बेटा, कन्विक्टेड का मतलब क्या है कि कोर्ट ने एक बोल दिया है कि हाँ दिस पर्सन इज गिल्टी। कुछ ऐसे ऑफेंसेस, नॉट ऑल ऑफेंसेस, है ना। किसी ने सपोज करो 100 रुपए की चोरी की है, उसमें कोर्ट ने भी मान लिया कि इसने हाँ चोरी की है, तो अभी वो एमपी बन गया है, लेकिन भैया तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑफेंसेस हमने पर्टिकुलर मेंशन कर दिए हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू, जिन जिन ऑफेंसेस में बेटा अगर वो कन्विक्टेड हो गया है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, उसको अपनी सीट से हटा दिया जाएगा। तो लेकिन हाँ उन ऑफेंसेस के थ्रू, ऑब्वियसली अब आपको पता होगा, उन ऑफेंसेस के थ्रू, मतलब उन ऑफेंसेस में अगर वो कन्विक्टेड हो गया है तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल से हटना चाहिए। क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर बोला कि अगर उसका इलेक्टोरल रोल में नाम है, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो जेल में हो, तब भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें कन्विक्ट हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका बेसिकली मतलब ये है कि उसका उन ऑफेंसेस में कन्विक्ट होने के बाद इलेक्टोरल रोल से नाम हट जाएगा, नाम कट जाएगा, तब जाकर के फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि अब तो भैया वो इलेक्टोरल ही नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। अब बेटा इसी तरीके से 2021 में इसकी एक अमेंडमेंट की गई। बेटा अब आप देख के समझ रहे होंगे, अब बहुत समझदार है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक्ट रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है, कोई किसी एक्ट में कोई अमेंडमेंट हुई है रिसेंटली, तो आप उसकी पिछली 1-2 अमेंडमेंट्स को भी याद कर लें, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है अमेंडमेंट का। और अमेंडमेंट के क्वेश्चन में आपको 2 अमेंडमेंट्स को कम से कम याद ही होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो। अब 2021 में बेटा क्या अमेंडमेंट की गई, बहुत ही खूबसूरत अमेंडमेंट की गई है, आप सब ध्यान से देखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखे। बेटा 2003 में हमने सेक्शन 23 की अमेंडमेंट करी है। सेक्शन 23 ऑफ एक्ट 1950 वाले के हमने सेक्शन 23 की अमेंडमेंट करी है, और इसमें हमने क्या बोला कि इलेक्टर्स जो हैं, इलेक्टोरल रोल में जो इलेक्टर्स हैं बेटा, उनकी आधार लिंकेज करनी, उनकी आधार आईडी के साथ लिंकेज करनी। भैया क्यों चाहिए ये, क्यों अच्छा है? बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है, आप सबको पता ही चल रहा होगा कि आधार आईडी एक यूनिक आईडी है, UIDAI इसको देता है, UIDAI इसको देता है। ये एक यूनिक आईडी है। अगर हर बंदे की यूनिक आईडी वहां पर वोटर लिस्ट में उस बंदे के नाम के साथ मेंशन्ड है UIDAI, तो अब क्या होगा, इस आदमी की दोबारा डुप्लीकेट वोट नहीं बन सकती, क्योंकि एक यूनिक आईडी के साथ क्लियर है वो। मान लो रमेश सिंह इसका नाम है, तो रमेश सिंह यहाँ पर दूसरा भी हो सकता है।
अच्छा यहाँ नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, तो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में रमेश सिंह की 3-4 वोट्स हो सकती हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। जैसे सपोज करो कोई पंजाब का बंदा है, वो बॉम्बे जॉब करने चला गया है, तो अब बॉम्बे में उसकी वोट बन जाएगी जहां पर वो रह रहा है काफी टाइम से। अब उसकी वोट इधर भी पड़ी है, लेकिन अभी आधार लिंकेज हो गया है, उसका नंबर सामने लिखा हुआ है, तो एक ही नंबर की 2 जगह पर वोट्स नहीं हो सकती। आप डाटा को कभी भी मैच कर लेंगे और वो डुप्लीकेट वोट्स को कैंसिल कर देगा। ये काफी अच्छा स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हर एक क्वाइन के बेटा 2 हिस्से होते हैं, आप सबको पता है। तो दूसरा इसका नेगेटिव साइड क्या है वो भी हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, राइट। राइट बच्चे, तो एक तो हमने आधार कार्ड के साथ लिंकेज कर दी। और बेटा क्या अमेंडमेंट की गई है इसमें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है बेटा। पहले क्या होता था, जो भी नए बच्चे हैं उनकी अगर वोटिंग लिस्ट में वोट एंटर करवानी है तो उनके लिए डेट होती थी 1 जनवरी। अब इन्होंने क्या किया, 4 डेट्स और ऐड कर दी हैं, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर बेटा, यस। इसकी भी फर्स्ट डेट ध्यान में रखा, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट डेट ऑफ दीज 4 मंथ्स अब कैन बी यूज्ड, है ना, टू अपडेट द इलेक्टोरल रूल। आप याद रख सकते हैं, जनवरी से बेटा 2 मंथ छोड़े अप्रैल आएगा, 2 मंथ छोड़े जुलाई आएगा, 2 मंथ छोड़े अक्टूबर आएगा। तो 2-2 मंथ छोड़ करके इन्होंने ऐसा कर दिया है। कोई मर जाएगा तो उसका वोटिंग लिस्ट में से नाम काटना है, और कोई 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसका जोड़ना है। बेटा एक अमेंडमेंट क्या की गई, आधार कार्ड। एक अमेंडमेंट क्या की गई, ये डेट्स ज्यादा बढ़ाई गई। और तीसरी अमेंडमेंट बेटा इसमें की गई है 2021 में ही। सिंपल सी है वो तो, कि वाइव्स ऑफ बेटा जो सर्विस वोटर्स हैं, वाइफ ऑफ जो सर्विस वोटर है, उसका नाम हमने वाइव्स ऑफ, ये टाइटल हटा करके क्या कर दिया, स्पाउस कर दिया। हमने कहा कि स्पाउस बोलेंगे। इससे बेटा क्या है, थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रलिटी आ जाती है कि भैया वाइफ ऑफ सर्विस वोटर ही क्यों ना हो, क्यों हो, सर्विस वोटर तो एक विमेन भी हो सकती है, तो उसका हस्बैंड आ सकता है यहाँ पे, हस्बैंड ऑफ सर्विस वोटर। ठीक है, तो सर्विस वोटर को आप ऐसा मत समझें कि ये सिर्फ मेल ही होगा, ये फीमेल भी हो सकती है। तो इसलिए हमने स्पाउस बोला कि स्पाउस भैया, इसकी स्पाउस की लिस्टिंग भी होगी। ऑब्वियसली बेसिकली क्या है कि अब इन 3 चीजों से, ये तो चलो नॉर्मल सी बात है, ये भी एक नॉर्मल बात है। ये आधार लिंकेज वाला बेटा एक मेन चीज जो है, मेन टॉपिक आपका ये आधार वाला बनता है, क्योंकि बड़ी चीज है। आधार कार्ड को अगर आप इंक्लूड करते हैं आपकी वोटिंग लिस्ट के साथ, तो इससे बेटा मल्टीप्लिसिटी और फेकनेस कम हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिग्निफिकेंस इसका, फिर से अगर हम इसका सिग्निफिकेंस लिखना चाहें, अब ऊपर वाली दी गई आधार कार्ड वाली का सिग्निफिकेंस हम लिखना चाहें बेटा, तो क्या होगा कि भैया इंक्लूसिव इलेक्शन होगा। इंक्लूसिव इलेक्शन होगा, क्यों, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्लूसिव का मतलब है कि भैया जो भी लोग छूट रहे थे वोटिंग डालने के लिए उनको भी इंक्लूड करना। कैसे, कोई बंदा अपने घर से बहुत दूर रहता है, लेकिन उसकी वोटिंग इधर बनी हुई है। अब आधार कार्ड से लिंकेज है, तो आधार कार्ड से सारी मोबाइल ऐप्स भी लिंकेज कराई जा सकती हैं बहुत इजीली, तो उसको बढ़िया रिमोट वोटिंग करने का वो मिल जाएगा। और जो सारे बाहर रह रहे थे उनको भी वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। अगला बेटा क्या है, बोगस वोटर्स कम हो जाएंगे। सिग्निफिकेंस लिख रहा हूं मैं इसका आधार लिंकेज वाले का, बोगस वोटर्स कम हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। डुप्लीकेशन कम हो जाएगी बेटा, डुप्लीकेशन कम हो जाएगी। डुप्लीकेशन में और बोगस वोटर में फर्क है। बोगस वोटर का बेटा मतलब क्या है कि वो यहाँ पर है ही नहीं बंदा, और किसी राजनीतिक पार्टी ने क्या किया, 100-200 जाली वोटर्स क्रिएट कर लिए, संता सिंह, बंता सिंह, ये फलाना का, तो वो वोटर्स आपके एक्सक्लूड किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके आधार नंबर ही नहीं मिलेंगे। अब तक तो आधार लिंकेज नहीं थी ना, अब करनी पड़ेगी, तो आधार नंबर ही नहीं मिलेंगे तो वो कम हो जाएंगे। बाकी रमेश सिंह ने अपनी 2 वोट्स बना रखी हैं, तो उनकी डुप्लीकेट वोट्स भी कैंसिल हो जाएंगी। इस तरीके से काफी अच्छा हो जाएगा। और फिर ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा बेटा, रजिस्ट्रेशन करना बहुत इजी पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत इजीली हमें पता चलेगा कि इस रेजिडेंस में वो रहता है। और क्योंकि आधार कार्ड देख ले, तो आधार कार्ड बेसिकली इज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि आप कहाँ रहते हैं। इट इज नॉट योर सिटीजनशिप प्रूफ बेटा, ये बात भी ध्यान से रखें। ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इसके कारण हो जाएगा, बड़ी अच्छी से हम कंप्यूटराइजेशन के तरीके से मदद से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन बेटा जैसे मैंने बोला, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, इश्यूज भी तो हैं इसके साथ बहुत ज्यादा। इसके साथ बेटा सबसे पहला इशू क्या है, प्राइवेसी। आप सबको पता है प्राइवेसी सबसे पहला इशू है, कि भैया कल को आधार कार्ड का डाटा कहीं बाहर आउट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
आधार कार्ड को जगह जगह पे लिंकेज कराए जा रहे हैं, कहीं एक जगह से भी आउट हो गया तो सारे लोगों की प्राइवेसी हर्ट हो जाएगी। बेटा आधार में आपके इरिस तक की फोटो है, इरिस तक की फोटो है आपकी आंखों के अंदर जो है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, बेटा डिसएनफ्रेंचाइज्ड बोलते हैं इसको, डिसएनफ्रेंचाइज्ड। डिसएनफ्रेंचाइज्ड का मतलब क्या है बेटा, हम बोलते हैं ना कि फ्रेंचाइज नहीं है वहां के लेडीज के पास, तो फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, वोटिंग डालने का अधिकार। डिसएनफ्रेंचाइज्ड का मतलब क्या है बेटा, कि आपने लेजिटिमेट वोटर को भी बाहर निकाल दिया। बेटा बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो इनेबल हैं अपना आधार कार्ड पेश करने में, और कुछ लोग तो, कुछ महान आत्माएं तो अनविलिंग हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि भैया वो अपना आधार कार्ड दिखाएं, आधार कार्ड लिंकेज करवाएं, तो इसलिए उनकी वोट भी काट दी जाएगी, तो ये बड़ी बुरी बात हो जाएगी। फिर बेटा ऑब्वियस बात है, टारगेटिंग शुरू हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज आधार कार्ड की मदद से, आधार कार्ड की लिंकेज की मदद से बच्चे टारगेटिंग शुरू कर देंगी कि भैया ये पॉपुलेशन जो है, जैसे सपोज करो मुसलमान पॉपुलेशन है, उनके आधार कार्ड्स के थ्रू पता चल जाएगा, क्योंकि वो भी तो पता चल जाता है उसमें से नाम वगैरह सब कुछ, रिलीजन वगैरह, तो उससे हम उनको मैसेजेस भेजेंगे, पर्टिकुलरली वैसे मैसेजेस कि हम मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए आप हमें वोट डालो। हिंदुओं के लिए कुछ हिंदुओं वाला मैसेज कर देंगे, बेरोजगारों के लिए कुछ नौकरी वाला मैसेज कर देंगे, बिजनेसमैन वालों के लिए कुछ टैक्स में रिलीफ का मैसेज कर देंगे। तो इस तरीके से टारगेटिंग शुरू हो जाएगी और बड़ी धांधलेबाजी बेटा ये होने लग जाएगी, हमें एक्चुअल फेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पता चलेगा, ठीक है। फिर बेटा इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, आप ये भी लिख सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए क्या है, मेरी बात समझो बेटा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना किसकी जिम्मेवारी है बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेवारी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आधार कार्ड बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूआईडीएआई की। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दिस इज नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, बट ये तो गवर्नमेंटल बॉडी है, ये तो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में अपनी एक गवर्नमेंट बॉडी को घुसा रहे हैं, कल को इनका डाटा भी, इनकी चीजें भी आप इनकी मदद से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस काफी ज्यादा हर्ट हो सकते हैं। बेटा दूसरा यूजेज ऑफ आधार, यूजेज ऑफ आधार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है खुद कि भैया आधार कार्ड इज नॉट योर सिटीजन प्रूफ, सिटीजनशिप, लेकिन वोट डालना तो सिर्फ सिटीजन का अधिकार है, वोट डालना तो सिर्फ सिटीजन का अधिकार है। आधार कार्ड इज जस्ट योर रेजिडेंस प्रूफ बेटा, या आइडेंटिटी प्रूफ आप बोल सकते हैं, रेजिडेंस प्रूफ आप बोल सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड हर उस आदमी का बन सकता है बेटा जो 182 डेज से ज्यादा किसी एक जगह पे रह रहा है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए, 7-8 महीने से रह रहे हैं, तो आप वहां के आधार कार्ड आप अपना अपडेट करवा सकते हैं कि भैया मेरा एड्रेस ये है। मोर ओवर मोर ओवर कहता है बेटा रूल्स हैं, एक रूल्स ऑफ इलेक्टर्स, रूल्स ऑफ बेटा सॉरी इलेक्टोरल रूल्स, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल रूल्स, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेता हूँ। इलेक्टोरल, इलेक्टोरल रूल्स हैं बेटा 1960 के, 1960 के। ये बोलता है, ये बोलता है कि भैया कहाँ के तुम रहने, मतलब सिटीजन कहाँ के हो, है ना, वहां पर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम जाएगा, आप कहाँ पे रहते हो वहां पर आपका नाम जाएगा। इसलिए इसलिए आधार कार्ड के साथ जब आप लिंक करवाएंगे तो इसमें काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट होने की प्रॉब्लम्स हैं, आ सकती हैं, ठीक है। एड्रेस जो होता है बेटा उसमें ही बेसिकली आप वोट डाल सकते हैं, तो काफी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये सिटीजनशिप के लिए ही, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो आधार कार्ड के साथ आप एक ऐसी चीज को लिंक ना करें जो केवल और केवल सिटीजन के लिए है। और बेटा इसमें एक बात और बताता हूँ आपको, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ बेटा किस पर है, ये सिटीजन्स पर है कि आप प्रूफ करें कि आपका सपोज करो आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो अब आप शिफ्ट, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, सपोज करो मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो मैं जो, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, ये प्रूफ करने के लिए कि भैया मैं हूँ यहीं का हूँ, मुझे वोट डालने का अधिकार दे दो, ठीक है। और गवर्नमेंट की इसमें डिस्क्रिप्शन रहेगी, गवर्नमेंट की इसमें बड़ा डिस्क्रिप्शन रहेगी कि हम तो भैया ये 10 डॉक्यूमेंट्स जब देखेंगे तब मानेंगे। तो ये क्या बात हुई भैया, तुम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आदमी को एक्सक्लूड करवाने के लिए, आदमियों को एक्सक्लूड करवाने के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने डिस्क्रिप्शन पर मांग सकते हो जो उनके पास सारे ना हो, तो आप कह देंगे कि भाई ये तो रेजिडेंसी नहीं है,
जैसे आजकल के इश्यूज चल भी रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन बेटा ये तो हुई प्रॉब्लम। अब देखो मेरी बात समझो, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये सारी आई कि एक तो प्राइवेसी गई, डिसइनफ्रेंचाइज्ड हो जाएंगे लोग, टारगेटिंग होने लग जाएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है, यूजेज ऑफ आधार कार्ड के कारण ये जो सिटीजनशिप एंड वगैरह वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये चीज ना करें, क्योंकि हमें ऊपर प्रॉफिट्स भी तो दिख रहे हैं, बोगस वोटर, डुप्लीकेशन, ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंक्लूसिवनेस वगैरह वगैरह, ये सब बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बोगस वोटर्स एंड डुप्लीकेशन का, ये सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। तो हम सरकार के बेटा दिए गए स्टेप्स को खारिज नहीं कर सकते कि ये तो सरकार को करना ही नहीं चाहिए, तो सरकार को पहली फुर्सत में वापस ले लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी हम नहीं बोल सकते। हमें उसके आगे देने पड़ेंगे सॉल्यूशंस। बेटा सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहला सॉल्यूशन देखो सिंपल है, लिमिट कर दो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की लिमिट कर दी जाए, सरकार की डिस्क्रिप्शन लिमिट कर दी जाए कि अगर अनअवेलेबिलिटी होगी आधार कार्ड की तो फिर क्या होगा, ये सरकार एक प्रॉपर एक इजी लॉ बना करके हमें ही दे दे। डिस्क्रिप्शन ना रखी जाए सरकार की। कल को अगर किसी के वोटिंग राइट चला भी गया तो बेटा उसके वोटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग वोटिंग राइट्स कैसे? भैया ट्राइब्यूनल बना दो। मान लो मैं आधार कार्ड नहीं पेश कर पाया या मेरा लिंकेज नहीं हो पाया तो मेरा वोटिंग राइट चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में। इसलिए ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए जहां पर जाकर फास्टली मैं अपना सारा काम करवा पाऊँ, ठीक है। और आधार एक्ट को बेटा आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दें। कल को मान लो आधार डुप्लीकेशन होने लग गई, दो नंबर बनाने लग गए कोई भी, तो इसमें फिर उसको क्या सजा मिलेगी? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बेटा, स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें आधार एक्ट को भी अगर करना ही है तो, ठीक है। फिर आप कर सकते हैं कि ऑडिट टाइम टू टाइम होना चाहिए बेटा, ऑपरेशनल ऑडिट्स होने चाहिए टाइम टू टाइम, मतलब कि चेक करते रहना चाहिए हमें कि कोई ग्रीवांस तो नहीं है या कोई इशू तो नहीं है या प्राइवेसी तो हर्ट नहीं हो रही। राइट टू प्राइवेसी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बार बार चेक होनी चाहिए कि किसी का डाटा लीक तो नहीं हो रहा। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बेटा फिक्स होनी चाहिए कि अगर किसी को कुछ इशू आ गया तो वो कहाँ जाकर के अपने ग्रीवांसेस को सुनाएगा और कहाँ जाकर उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। तो बेटा ऐसा कुछ हम अपना कुछ 1 2 4 सॉल्यूशंस दे सकते हैं जो कि कॉमन ही होते हैं, सारी हर जगह पे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं पॉजिटिव सोल्यूशन टाइप कुछ दे करके। तो बेटा कोई भी एक्ट है उसको इस तरीके से ही आप समझें, करें। और मैं आपको बताऊं, बेटा मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक हल्का सा दिखाता हूँ कैसा बन सकता है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ये देखो बेटा आपके सामने बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन पेश है। क्या क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51 हैव बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है एज द नीड ऑफ द आवर वाज। इस कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकली एनालाइज करें बेटा, क्रिटिकली एनालाइज करें कि आधार कार्ड के साथ जो लिंकेज कर रहे हैं हम इलेक्टोरल रोल डाटा की, उसका क्या इंपैक्ट वगैरह पड़ेगा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो पहली बात तो देखो बेटा ये 2 कीवर्ड्स हैं, एक तो ये एक्ट बेसिकली और इसकी अमेंडमेंट्स, दूसरा कीवर्ड क्या है? आधार कार्ड, ठीक है। तो हमने वही किया, हमने 66 की अमेंडमेंट दी। पहले इंट्रोडक्शन में हमने दिया कि 327 आर्टिकल के थ्रू ये एक्ट बनाए गए हैं ये काम करने के लिए। फिर 1966 की अमेंडमेंट दी, फिर हमने कहा 2013 में अमेंडमेंट किया, फिर हमने कहा कि 2021 में अमेंडमेंट किया, ठीक है। इस तरीके से अमेंडमेंट्स करी। अब 2021 वाली अमेंडमेंट जो है यही तो है आधार वाली। तो हम बेसिकली नब्स पकड़ लिए हैं क्वेश्चन पूछने की। आपने इसलिए पूछा है कि अमेंडमेंट करके आधार कार्ड वाला डाला गया है, इसमें फिर आप इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लिख दें। ये हो जाता है बेटा क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस होता ही है कि दोनों आप उसकी लिखें, फिर एक पॉजिटिव सा कंक्लूजन लिख दें। बेटा ऐसे ही आपको किसी भी एक्ट का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। आपको उसकी हल्की से इंट्रोडक्शन आनी चाहिए, उसकी कुछ अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए, उस अमेंडमेंट के लेटेस्ट अमेंडमेंट के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पता होने चाहिए, फिर एक पॉजिटिव कंक्लूजन आता चाहिए। यही बेटा एक्ट का क्वेश्चन है। बिलीव यू मी, आप किसी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाएंगे आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे।
थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमें भी इससे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वर्किंग हार्ड। दिस इज राघवेंद्र गोयल साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू सो मच।